नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष दुबे है। मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी विट्रेटिना सर्जरी है। आज आपसे हम लोग आँखों में कुछ आम बीमारियों के बारे में बात करेंगे या आम जिंदगी में होने वाली तकलीफ़ों के बारे में बात करेंगे और उनका उपचार कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते समय सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में। आजकल की ज़िंदगी में विदाउट कंप्यूटर या मोबाइल्स के कुछ काम नहीं हो पाता है, तो हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना किसी एक स्क्रीन को देखते हुए गुजार देते हैं। तो इस वजह से हमारी आँख में एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। ये छोटे बच्चों जिनकी पढ़ाई में उनको स्क्रीन की ज़रूरत है से लेके यंग लोगों में जिनमें काम के समय उनको स्क्रीन पे बहुत लंबे टाइम तक देखना पड़ता है, या इवन बुजुर्गों में जिनका रिटायरमेंट के बाद उनको अपने मनोरंजन के लिए टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, उन सब में ये चीज़ हो सकती है। तो इसके बेसिकली आम लक्षण क्या होते हैं? इसमें आम लक्षणों में बेसिकली आँख में से पानी निकलना या आँख में भारीपन होना, कुछ लोगों में आँख में सूखापन या फिर आँख के अंदर खुजली मचना, ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों में सर में दर्द होता है, स्पेशली ये साइड में या फिर ऊपर आईब्रोज की तरफ। ये सब प्रकार की प्रॉब्लम्स उन लोगों में जो कि स्क्रीन पे ज़्यादा लंबे टाइम तक देखते हैं, उनको डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। अब इसके उपचार में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? मेनली 3 चीज़ों का अपने को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, आपका ब्लिंक रेट सही रखना है। ब्लिंक रेट क्या होता है? ब्लिंक रेट बेसिकली ये होता है कि आपने 1 मिनट में कितनी बार अपनी आंखें झपकाई। तो नॉर्मली 10 सेकेंड में एक बार अगर आप आंख झपका रहे हो तो वो एक नॉर्मल ब्लिंक रेट कंसिडर किया जाता है। पर जब हम लोग स्क्रीन को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं तो हम बहुत बार अपनी पलक झपकाना भूल जाते हैं। तो इस वजह से आंख के ऊपर की जो एक आंसू की लेयर रहती है आंख की सरफेस पे, ये लेयर इवेपोरेट हो जाती है, ये लेयर सूख जाती है, इसलिए आंखों में बहुत तेज सूखापन लगता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? इसके लिए अपने को कॉन्शियसली शुरुआत में आंख ब्लिंक करने की कोशिश करनी है। इनिशियली थोड़ा दिक्कत रहेगी क्योंकि हम लोग को खुद अपने आप आंख ब्लिंक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, पर कुछ दिनों के बाद ये अपने सबकॉन्शियस लेवल में पहुंच जाएगा, तो वो अपने आप ब्लिंकिंग का प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। एक और चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि ब्लिंक 2 टाइप के रहते हैं, एक तो पार्शियल ब्लिंक और एक कंप्लीट ब्लिंक। पार्शियल मतलब जब आपकी आंख पूरी तरह बंद नहीं होती, सिर्फ आधा ब्लिंक करके आप वापस खोल लेते हो। तो ये पार्शियल ब्लिंक करने से उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज वो सूखापन फिर भी रह जाता है। इसलिए आपको जब भी आप ब्लिंक कर रहे हैं तो इंश्योर करना है कि आपकी ब्लिंक कंप्लीट है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ की तरफ चलते हैं जिसको कि हम लोग 20-20-20 रूल बोलते हैं। ये 20-20-20 रूल क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है कि जब भी आपने 20 मिनट किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे काम किया, तो उसके बाद आपको 20 फुट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखना है। ठीक है। इससे आपका आई स्ट्रेन कम हो जाता है और आई की मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम लोग वार्म कंप्रेस बोलते हैं। तो वार्म कंप्रेस में बेसिकली क्या करना है? आपको पानी उबाल लेना है, उसमें कोई साफ कपड़ा या कॉटन डालना है और उसको निचोड़ लेना है इतने टेम्परेचर पे जो आप बर्दाश्त कर पाएं। उसके बाद आंख बंद करके ऊपर की पलक पे दोनों आंखों में उससे पलक की सिकाई करनी है 5 से 10 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 बार। ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है और सिंपल लगता है, पर ये बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बाद कुछ और सप्लीमेंट्री चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे पे येलो या ब्लू फिल्टर वाली कोटिंग लगाए। नंबर 2, जो भी आप कंप्यूटर या जिस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं उसका जो लेवल होना चाहिए वो आपकी आई लेवल के पास होना चाहिए, उससे नीचे या ऊपर नहीं। नंबर 3, रूम में जो लाइट है, लाइट इंश्योर करें कि ट्यूब लाइट या बल्ब जो भी है वो आगे से नहीं आ रहा हो, वो आपकी सर के पीछे से आपको लाइट दे रहा हो। इस चीज़ से भी आपका इसमें डिजिटल आई स्ट्रेन में काफ़ी मदद मिल सकती है। अब सेकेंड चीज़ पे आते हैं तो न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं हम सबके जीवन में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। जो आंखें होती हैं वो भी एक शरीर का अंग है, तो जैसे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आंखों में न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले कुछ आम चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, आम सब्जियां या फल जो कि खा सकते हैं न्यूट्रिशन कंप्लीट पाने के लिए। तो जो हरी सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो, उसके अलावा जो काफ़ी ब्राइट फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैरेट हो गया, आंवला हो गया, वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम, ये सारे हो गए, इन सब में काफ़ी अच्छी रहते हैं आँख की न्यूट्रिशन के लिए। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अंजीर जिसको एप्रिकॉट बोलते हैं, या फिर डेट्स जो कि खजूर होते हैं, ये सब भी आंखों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं।
स्पेसिफिकली बादाम और अंजीर को रात को 3 बादाम या 4 बादाम को भिगा सकते हैं और उसको सुबेरे एक बार वो थोड़े से जब फूल जाएं या वो अपना पानी सोख लें उसके बाद खाइए, तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। इसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में ही एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको ARMD बोलते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये यूजुअली बुजुर्ग लोगों में होती है जो कि 60 साल की उम्र के पार जा चुके होते हैं। जैसे अपनी ओल्ड एज में अपनी पाँव की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, थोड़ी चमड़ी लूज पड़ जाती है, ऐसे ही जो आँख का पर्दा होता है, पर्दे में भी कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। तो पर्दा अपना पतला हो जाता है और उसके पीछे कुछ नई चीज़ें जमा होने लग जाती हैं। इस बीमारी को ही ARMD कहते हैं। तो देखा गया है कि डाइट में कुछ चेंजेस करने से या कुछ सप्लीमेंट्स लेने से इस चीज़ की थोड़ी रोकथाम करी जा सकती है। स्पेसिफिकली स्टडीज़ में देखा गया है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिर AREDS2 कॉम्पोजिशन वाली चीज़ है। AREDS2 में बेसिकली जिंक, कॉपर, ल्यूटीन, जियाजांथिन, विटामिन CE, ये सब चीज़ों का जो सप्लीमेंट होता है उससे इस चीज़ में रोकथाम मिलती है। तो इसके लिए डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको इसके पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद आंखों में सूखापन होने की एक और वजह है कि विटामिन D की डेफिशिएंसी अगर आपको हो तो प्लीज़ अपना विटामिन D का वैल्यू चेक कराएं और अगर थोड़ा डेफिशिएंट निकलता है तो उसका सप्लीमेंटेशन लें। देन डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव, जो मधुमेह और रक्तचाप वाले लोग होते हैं, इनके केस में भी न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा रोल है। तो जैसे अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में पता चला है तो ऑब्वियसली आपने उसकी दवाइयाँ अपने डायबिटोलॉजिस्ट से या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ली होंगी, तो उसके समय पे आपसे डायबिटीज़ के डाइट के बारे में भी बात करी गई होगी। तो डायबिटीज़ की डाइट जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में महत्वपूर्ण है, वैसे ही वो डायबिटीज़ के जो इल इफेक्ट्स जो आँख के अंदर आते हैं उनको भी कंट्रोल रखने में उसका काफ़ी अच्छा रोल है। और अपने डाइट में नमक और मसाले कम करके आप अपना ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको कब कब एक आई चेकअप करवा लेना चाहिए। तो एकदम शुरुआत से चालू करते हुए, जब अगर आपका घर में कोई शिशु, नवजात शिशु पैदा हुआ है और वो शिशु अपने समय से पहले, मतलब कि 9 महीने से पहले पैदा हो गया है या उसका वजन 2 किलो से कम है, तो ऐसे बच्चों में एक बीमारी हो सकती है जिसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या फिर ROP बोलते हैं। तो इन बच्चों में क्योंकि ये टाइम से पहले पैदा हो गए और उनका शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ है, तो काफ़ी बच्चों में आँख के पर्दे का विकास भी ठीक से नहीं हुआ होता है। तो इनमें एक स्क्रीनिंग, एक जांच करनी बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी पोटेंशियली ब्लाइंडिंग है, मतलब कि इससे अंधापन ज़िंदगी भर हो सकता है, पर अगर समय से जांच होके इसका इलाज हो जाए तो इसको बचाया जा सकता है और प्रॉपर अच्छी नज़र बच्चे में रोकी जा सकती है। तो नंबर 1 ROP की बीमारी। उसके बाद आपका एक बार बच्चा 2 से 3 साल का हो जाए तो उसकी एक जनरल आई चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए। बहुत बार बच्चों में अब वो बता तो पाते नहीं है कि भाई उनको दिख रहा, ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो एक बार आई चेकअप करा लेना चाहिए। बहुत बार ऐसे बच्चों में आँख में नंबर मिल जाता है और अगर ये आँख में नंबर रहता है और वो समय से चश्मा नहीं पहनते हैं तो आँख की कमज़ोरी आ सकती है, जिसको कि हम लोग लेजी आई बोलते हैं। तो बेसिकली जब ठीक से नहीं देख पाते हैं तो वो आँख को दिमाग अपने ही दिमागी तौर पे ही उस आँख को कमज़ोर कर देता है। इसको मेडिकल भाषा में एम्ब्लायोपिया और अगर जनरल भाषा में बोला जाए तो जैसे मैंने बताया इसको लेजी आई बोलते हैं। पर अगर समय से चश्मा लगवा दिया जाए तो इस चीज़ को भी बचाया जा सकता है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद एक बार बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, यंगस्टर बन जाए, तो उस टाइम पे बच्चे को, अगर स्पेशली बच्चे को माइनस के नंबर है और स्पेशली माइनस में हाई तरफ नंबर है, तो इस चीज़ को मायोपिया बोला जाता है। अब जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी हाइट भी बढ़ती है, तो ऐसे ही कुछ बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ आँख का साइज भी बढ़ता रहता है और ये आँख का साइज बढ़ना बेसिकली कारण होता है माइनस में नंबर जाने का। और भी कारण हो सकते हैं पर सबसे आम कारण ये आँख का साइज बढ़ना ही होता है। तो जैसे जैसे आँख का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे माइनस का नंबर बढ़ते जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि एक बार आपने बच्चे को माइनस का नंबर पहना दिया तो उसके बाद कुछ जांच करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा माइनस का नंबर पहन रहा है तो उसको साल में एक बार अपने आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलाएं और सिर्फ नंबर नहीं, उसका पर्दे की जाँच होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों में जिनमें माइनस का नंबर है उनकी आँख में कुछ कमज़ोर हिस्से हो सकते हैं और यहाँ पे छेद या अलग बीमारियां होने का चांस रहता है। तो साल में एक बार उनके बच्चे की आँख के पर्दे की जांच ज़रूर कराएं। इसके बाद और आगे बढ़ते हुए जब एक बार आप 40 या 45 साल के आसपास पहुंच जाते हैं तो क्योंकि थोड़ी उम्र बढ़ जाती है इसलिए अपनी आँख का जो लेंस होता है वो थोड़ा रिजिड हो जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है और उसके आजू बाजू की मसल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं।
इसलिए इस उम्र में 40 से 45 के आसपास आपको एक बीमारी तो नहीं बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, इसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं। बेसिकली इसमें नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने लग जाती है और आपको नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको ज़रूर चेक करवाएं। फिर एक बार अगर 50 से 60 साल की उम्र क्रॉस हो जाए तो अपने मोतियाबिंद की जांच टाइम टू टाइम करवाते रहें। पूरे समय नहीं, साल या 2 साल में एक बार ज़रूर अपना मोतियाबिंद चेक करवाने की मोतियाबिंद तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि एक बार 60-70 साल के बाद पर्दे की जांच करवा लेना भी ठीक रहता है, क्योंकि अलग टाइप की बीमारियां आ सकती हैं, जैसे ARMD के बारे में हमने पहले बात करी थी। और जो मधुमेह या रक्तचाप से पीड़ित लोग हैं उनकी आंख में भी पर्दे की जांच होती रहनी चाहिए। डायबिटिक्स में बेसिकली अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं तो जिस दिन आपको पता लगा है कि आपको डायबिटीज़ है उससे 5 साल बाद से आपकी आंख की जांच चालू हो जानी चाहिए। और अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो जिस दिन से अपने को पता लगा है उसके बाद से ही अपनी आंख की जांच कुछ टाइम में चालू कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है कि भाई आम मिथ्स और फैक्ट्स क्या हैं आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके। तो इसमें मैं एक चीज़ पे रोशनी डालना चाहूँगा जिसके कि हम लोग काफ़ी पेशेंट देखते हैं। तो कुछ लोग अपनी आंखों में सेल्फ मेडिकेट करते हैं, स्पेसिफिकली कुछ नुस्खे इस्तेमाल करते हैं जो कि आंखों के लिए सही नहीं होते। जैसे कुछ लोग आंख के अंदर गरम घी या गरम शहद डाल लेते हैं सोच के कि उससे आंख की बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे आंख की आगे की जो पुतली होती है उस पर घाव बन जाते हैं और फाइनली आपको पुतली का प्रत्यारोपण या जिसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं वो सब करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसीलिए कोई एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ खुद अपने यहाँ तरफ से आंख में ना डालें। प्लीज़ अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करें। सेकेंडली, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सूरज की तरफ देखने से या फिर सूर्य ग्रहण में देखने से कुछ आँख की पावर बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सूरज की तरफ देखेंगे या सूर्य ग्रहण की तरफ देखेंगे तो आपकी आँख के पर्दे में नुकसान होने का चांस है, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करें। और इवन कोई अगर ब्राइट लाइट है, स्पेशली अगर जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो डायरेक्टली अगर उस लाइट की तरफ देखते हैं तो उनकी आँख के पर्दे में भी ये नुकसान आ सकता है। इसलिए किसी भी ब्राइट लाइट के सोर्स की तरफ, बहुत ब्राइट लाइट के सोर्स की तरफ डायरेक्टली ना देखें और डायरेक्टली सूरज की तरफ देखना या सूर्य ग्रहण की तरफ देखना एकदम अवॉइड करें। तीसरा, एक और मिथ है कि मोतियाबिंद एकदम पकने के बाद उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। ये एकदम ही बेसलेस बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग यूजुअली तब रिकमेंड करते हैं अगर पेशेंट को देखने में दिक्कत आ रही है और वो देखने की दिक्कत की वजह सिर्फ मोतियाबिंद ही है और कोई चश्मा देके या उससे उनका इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है, तो इन केसेस में मोतियाबिंद करवा लेना चाहिए। इसके बेसिकली 2 फायदे होते हैं, एक पेशेंट का और एक डॉक्टर का। पेशेंट का फायदा क्या है इसमें? पेशेंट का फायदा ये है कि मोतियाबिंद अगर एकदम पकने लग जाए तो उसके बाद उसमें और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे मोतियाबिंद अपनी जगह से खिसक सकता है, मोतियाबिंद पक के फट सकता है, तो और प्रॉब्लम्स कर देता है। और डॉक्टर्स, जो ऑपरेटिंग डॉक्टर्स हैं जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ कम होती है अगर एकदम ही पका हुआ मोतिया ना हो। तो उनके लिए सर्जरी तो वो कर लेते हैं उस चीज़ को भी, पर उनके लिए थोड़ा सा सर्जरी में हल्की आसानी हो जाती है अगर एकदम पका हुआ मोतिया ना हो तो, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने आपसे बात करी कि सिंपल और डेली लाइफ की कैसे हम लोग आँख की अपनी स्वास्थ्य को बना के रख सकते हैं। और ये YouTube चैनल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली हमारा एक छोटा सा अटेम्प्ट है थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए। हम लोग अपने अस्पताल में बीइंग अ कंसल्टेंट इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल लोग 50 से 100 पेशेंट रोज़ के देखते हैं, सालाना 10,000 पेशेंट। पर ये अवेयरनेस जो हम लोग देना चाहते हैं वो सिर्फ इतने पेशेंट्स को देने से उसका कंप्लीट वो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता। इसलिए बेसिकली हमारी इच्छा है कि इस चीज़ को जितना हम लोग आगे स्प्रेड कर सके उतना अच्छा। जो लोग डायरेक्टली अस्पताल में आके नहीं मिल सकते, थोड़ा दूर गांव में रहते हैं या जिनके पास प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको एटलीस्ट यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से अवेयरनेस तो फैलाई जा सकती है कम से कम। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।